Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशान आईएएस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी, उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी और उसका रिलीजन। ये सारे टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि अपने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सारे सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे अलग था और विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हम इसको क्यों कहते हैं, ये भी हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। बात करते हैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो दो तीन नाम हमारे कानों में गूंजते हैं। वो कौन कौन से नाम है? वो नाम हो सकते हैं जॉन मार्शल का, वो नाम हो सकता है कनिंघम का, वो नाम हो सकता है दयाराम सैनी का, वो नाम हो सकता है राखलदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी का। जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं और भारत के लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं, तो गुलाम बनाने के पीछे वो एक तर्क देते हैं और वो कहते क्या है कि तुम लोग सिविलाइज्ड नहीं हो, यू पीपल आर बारबेरिक, यू पीपल आर बारबेरिक, यू आर अनसिविलाइज्ड पीपल। इसीलिए तुमको हमेशा कोई ना कोई आके सिविलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे वो एंशियंट पीरियड हो चाहे मेडिवल पीरियड हो, और ये जो टाइम पीरियड है इसमें हम आए हैं आपको सिविलाइज करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट है व्हाइट मैन्स बर्डन का। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोगों को हम सिविलाइज करें, सिविलाइजेशन का पाठ पढ़ाएं। जब हमारे इतिहास को लिखने के लिए एशियाटिक सोसाइटी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब का गठन हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया कि हमारा इतिहास 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हमारा इतिहास शुरू होता है। उसके पहले तो हमारा कोई इतिहास ही नहीं था। ये बात गलत साबित होती है, और ये बात गलत साबित होती है उनके ही द्वारा। उनके ही एक व्यक्ति, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जॉन मार्शल, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया का प्राचीनतम और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन जब डिक्लेयर करते हैं, तो पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियों को दबा लेती है। क्या भारत में सच में इतनी पुरानी सभ्यता थी? और इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को चुप करा दिया। उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सच में भारत में आज से हजारों साल पहले इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, इतने एडवांस लोग थे। क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है और बहुत ही कम समय में 30 से 40 मिनट में हमें एक टॉपिक को पढ़ना होता है, तो मैं बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस तो नहीं कर सकता किसी भी टॉपिक का, क्योंकि टाइम का कांस्टेंट है और चूंकि ये क्रैश कोर्स भी है, इसका थीम थोड़ा अलग है। सारी चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपको डिलीवर किया जाए। इन चीज़ों की आप विस्तृत चर्चा चाहते हैं, इफ यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, देन यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन कोर्स विच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th of अगस्त। चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, या फिर हमारा यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो 18th of अगस्त से लॉन्च होने जा रहा है। उन सारे क्लासेस में हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होगा, चाहे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हम सारे टॉपिक का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंट्रो आप समझ गए। इंट्रो में ये बता रहा था मैं कि 6th सेंचुरी बीसी से पहले हमारा कोई इतिहास नहीं था, ऐसा अंग्रेज कहते थे। लेकिन जब 1921, 1922 में जब राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी, जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल काम कर रहे थे, उन्होंने जब एक्सकवेशन में बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको पाया, तो ये प्रूफ हो गया कि हमारे देश में दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसका कंपेरिजन ना मेसोपोटामिया से है, ना इजिप्शियन से है, ना चाइनीज से है, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज लेक्चर नंबर 2। अगर पिछला आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच दैट वीडियो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ आवर चैनल। प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है दोनों वीडियो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप उन दोनों वीडियो को देख लो ताकि बेसिक्स जो है वो आपको क्लियर हो जाए, है ना। क्या पढ़ेंगे आज के इस 40 मिनट के लेक्चर में? हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और टाइम पीरियड क्या है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर हम जियोग्राफिकल एक्सटेंट पढ़ेंगे कि क्षेत्र विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे कि अच्छा इसका नाम ऐसा क्यों है। नाम को लेकर बहुत ही विवाद है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहे, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहे, सरस्वती सिविलाइजेशन कहे, घगर हाकरा सिविलाइजेशन कहे, नदी घाटी सभ्यता कहे, इसको कहे क्या, तो उसको भी क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि टाउन प्लानिंग हो गया, इनके सील्स हो गए, इनकी पॉटरी हो गई, इनका स्कल्पचर हो गया, इसके बारे में ब्रीफ हम कुछ एनालिसिस कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ और लास्ट में इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसको 3 टाइम पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। एक है अर्ली हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड और लेट हड़प्पन पीरियड।
अर्ली हड़प्पन पीरियड और लेट हड़प्पन पीरियड को हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं। एक तरीके से जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम इसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, 2600 से लेकर 1900 का जो टाइम पीरियड है या फिर 1800 बीसी का जो टाइम पीरियड है, और इसी को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और इसी टाइम पीरियड को हम पढ़ते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इसी टाइम पीरियड को पढ़ेंगे 2600 से लेकर 1900, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है। तो कमेंट सेक्शन में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दें। हमने इस टॉपिक को और इस टॉपिक को क्यों छोड़ दिया, हमने इसको ही क्यों कवर किया है, और मैंने ऐसा क्यों बोला आपसे कि सिर्फ हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो इसी टाइम पीरियड को हम पढ़ते हैं। क्या इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर आपने सही जवाब दिया फिर तो ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट भी कमेंट्स में जाके पढ़ सकते हैं। अगर सही जवाब नहीं होगा तो नेक्स्ट पीरियड में जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें आपके इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले 1826 में एक चार्ल्स मेंसन नाम के एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मेंसन। उनको कुछ फाइंडिंग्स मिले। वो क्या रहा था, तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जो है रेलवे की खुदाई चल रही थी। किसको पता था कि रेलवे की खुदाई करते हुए कुछ ऐसा मिल जाएगा जो हमारे देश के इतिहास को ही पूरा बदल देगा, जो हमारे देखने समझने और जानने की जो क्षमता है उसको और बढ़ा कर देगा। किसको जानने की, भारत देश को जानने की। तो एक व्यक्ति था जिसने रेलवे की पटरियां बिछ रही थी, खुदाई में वहां पे कुछ चीजें मिली, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। वो ये नहीं समझ पाया कि ये कितनी पुरानी चीज है, वो ये नहीं समझ पाया कि ये ऐसी चीज है जो हम भारत के इतिहास को बदलने वाली है। 1826 में मिला लेकिन काम का नहीं था। इवन अलेक्जेंडर कनिंघम को भी मिला था, लेकिन उन्होंने भी कंसीडर किया कि हो सकता है ये 6th सेंचुरी बीसी का होगा। रियलिटी में जब 1920s में जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनते हैं, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल 2 पीपल, राखल दास बनर्जी एंड दयाराम सैनी, 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन करते हैं। और एक्सकेवेशन करने के बाद कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, कुछ हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं, जिसको लेके वो पहुंचते हैं जॉन मार्शल के पास। जॉन मार्शल उस समय शिमला में थे, और शिमला में जब वो पहुंचते हैं, वो तारीख थी 20 सितंबर 1924, और 20 सितंबर 1924 को जब जॉन मार्शल दोनों फाइंडिंग्स को देखते हैं, ऐसा ध्यान रखो इन दोनों के बीच में लगभग 600-650 किलोमीटर का डिफरेंस है। हड़प्पा से अगर आप मोहनजोदड़ो जाओगे, दोनों पाकिस्तान में ही हैं, 600-650 किलोमीटर का डिफरेंस है, 640 किलोमीटर हो सकता है, 640 किलोमीटर 600 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन इतने किलोमीटर का डिफरेंस होने के बावजूद जब जॉन मार्शल इन दोनों फाइंडिंग्स को देखते हैं, दोनों के रिजल्ट को देखते हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। और वो जो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है उसके बेसिस पे वो डिक्लेयर करते हैं। एक आर्टिकल पब्लिश होती है, इनफैक्ट एक आर्टिकल पब्लिश होती है और डिक्लेयर किया जाता है जॉन मार्शल के द्वारा दैट वी हैव डिस्कवर्ड द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और चूंकि ये जो साइट्स थे वो इंडस रिवर के आसपास एक्सकेवेट किए गए थे, इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों रखा इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिकॉज ऑल दीज साइट्स हैव बीन डिस्कवर इन एंड अराउंड इंडस रिवर, इसलिए इसका नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसने रखा? जॉन मार्शल ने रखा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं ना हिस्ट्री में रखते हैं, इसको हम रखते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, सिर्फ हमारे पास पूरा तात्विक स्रोत हैं, हमारे पास कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। अगर उस समय को जानना है तो हम उस समय की पॉटरी यानी मृद भांड, उस समय का सील, उस समय के स्कल्पचर्स, उस समय की पेंटिंग्स, उस समय के जो भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, उस समय का जो बीड्स है, उस समय का जो ग्रेवयार्ड है, बरियल सिस्टम जो है, इनके बेसिस पे ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Although we have a literary source, but we haven't deciphered yet. क्यों? क्योंकि उसमें साइंस में लिखेंगे, लगभग 400 साइंस का पता चला है हमें, 400 प्लस साइंस का। और ये लिखे किस फॉर्मेट में गए हैं? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, इसको बोस्टो-फेडन मेथड कहते हैं। राइट टू लेफ्ट, हम चूंकि जनरली हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन इसमें जो है लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लिखा गया, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना। और ये सारे जो लिखी चीजें हैं, लिखी हुई जो चीजें हैं, ये सील्स पे हमें मिली हैं। जितने भी सील्स मिले उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन वो पिक्टोरियल फॉर्म में है, पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में है, इसलिए हम उसको डेसिफर्ड नहीं किए। देयर आर मेनी रीजंस, पीपल आर ट्राइंग हार्ड, मेनी पीपल, मेनी स्कॉलर्स, मेनी हिस्टोरियंस हैव ट्राइंग हार्ड, बट येट नो वन हैज डेसिफर्ड येट। तो अभी तक कोई डेसिफर्ड नहीं कर पाया है क्योंकि वो पिक्टोरियल फॉर्म है, इसलिए हम इसको प्रोटो हिस्ट्री में ही रखते हैं अभी। यहाँ तक क्लियर है चीजें? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज लिखा हुआ है, और वो ये है कि साइट्स एक्सटेंट क्या है। अगर आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में एक मांडा जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक 1000 से ज़्यादा, 1400 से ज़्यादा, 1000 प्लस साइट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, फाइंड आउट किया, 1000 साइट्स लगभग।
ठीक है। इसमें से मांडा जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, मांडा। ईस्ट में जाओगे तो आलमगीरपुर एक जगह है जो कि यूपी में है, वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है। साउथ में जाओगे तो डैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वो तुम्हें सदर्न मोस्ट साइट देखने को मिलेगा। और वेस्ट में जाएंगे तो सुक्ता जिंदौर जो कि बलूचिस्तान में है, वो देखने को मिलेगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान में। अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट का जो हमारा वो है, वेस्ट टू ईस्ट का जो लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ कितना है 1400 किलोमीटर। ये हमारा एक्सटेंट है। और टोटल एरिया की बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया होगा हमारा। तो भी स्पेसिफिक मैंने उतना ही लिखा है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट। अभी तक नॉर्दर्न मोस्ट साइट ये है, ईस्टर्न मोस्ट साइट ये है, सदर्न मोस्ट साइट ये है। हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सकवेशन हो और कोई भी फाइंडिंग्स हमें मिले और कोई नए साइट्स को हम डिस्कवर करें, उसके बाद से हो सकता है ये चेंज हो, लेकिन अभी के लिए ये हमारे एक्सटेंट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट हड़प्पन साइट्स। ये पाकिस्तान के साइट्स हैं। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। कोटिजी कहाँ है, पाकिस्तान में है। चनुदारो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। सुक्ता जंदौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में। आपको ये बताना है कि इनका एक्सकवेशन किसने किया, एक्सकवेशन किसने किया, और ये किस रिवर के किनारे हैं ये साइट्स। अगर रिवर के किनारे हैं तो किस रिवर के किनारे हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंडिया में मैंने लिखा है राखीगढ़ी, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, और राइट 10 मोर साइट्स इन द कमेंट सेक्शन। आपको कमेंट सेक्शन में 10 मोर साइट्स के नाम लिखने हैं, और ये किस रिवर के किनारे हैं, और एक्सकवेशन अगर किसी ने किया है वहां पे तो उन एक्सकवेशन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट का भी आपको नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ समझने वाली चीजें नहीं है, ये तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। एक अफगानिस्तान में भी साइट देखने को मिलता है जिसका नाम है सोर्तुगई। सोर्तुगई है ना, तो सोर्तुगई एक अफगानिस्तान में, यानी कि 3 देश को अगर देखे जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, हमारा इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देश में जो है हमारे फैले हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज जो शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स को हमने आइडेंटिफाई किया, एक्सकवेशन किया, हमें जो मिले वो सारे इंडस रिवर के आसपास थे, या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास, उसकी सहायक नदियों के आसपास, इसलिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आज़ादी के बाद और भी ज़्यादा खुदाई होने लगी, एक्सकवेशन होने लगे, तो नए नए साइट्स मिले, और ये जो नए साइट्स मिल रहे थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास नहीं, वो महाराष्ट्र में मिल रहा है, वो यूपी में मिल रहा है, वो अलग अलग देश के अलग अलग कोने में मिल रहा है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। ये जो मैंने एक्सटेंट बताया था उसमें अलग अलग जगह पे मिल रहा है। और ये पता चला कि वहां पे तो इंडस रिवर बहती नहीं है। जब इंडस रिवर वहां पे बहती नहीं है तो इतिहासकारों के बीच में मतभेद हो गया कि जब इंडस रिवर वहां पे बहती नहीं है तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहें। तो फिर ये कहा जाने लगा कि क्यों ना इसको सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाए। तो सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास सारी ये साइट्स मिल रहे थे। लेकिन सरस्वती सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों में फिर वही बात थी कि कुछ साइट्स ऐसे थे जहां पे ना सरस्वती सिविलाइजेशन था और ना ही सरस्वती रिवर था, ना ही इंडस रिवर था। तो आर्कियोलॉजी में एक ये प्रचलन है कि जिस साइट को सबसे पहले डिस्कवर किया जाता है, एक्सकवेट किया जाता है, उसी के नाम पे रख दिया जाता है, और इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कॉमन प्रैक्टिस है आर्कियोलॉजी में, टू नेम अ सिविलाइजेशन आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवरी साइट। ठीक है, समझ में आया। तो शुरू में इंडस रिवर के आसपास थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया। लेकिन बाद में जब हमने एक्सकवेशन शुरू कर दिया, मान लो डैमाबाद में तो इंडस रिवर है नहीं, तो वहां पे हमने क्या किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही सबसे एक्सेप्टेड नेम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही माना जाता है। आप हड़प्पन सिविलाइजेशन देखो इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, लेकिन द मोस्ट एक्सेप्टेड नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज आर लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड सरस्वती रिवर, ये भी कहते हैं। एक इसको कहते हैं नदी घाटी सभ्यता। नदी घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी जो साइट्स हैं वो नदी के आसपास ही बसी थी। अच्छा, नदी के आसपास क्यों बचे थे सारे साइट्स? देखो, नदी के पास आसपास सारे साइट्स बसने का मकसद सिर्फ ये था कि वो लोग ट्रेड करना चाहते थे। वो ट्रेड के पर्पज के लिए जो है समुद्र का जो है वो यूज करते थे। तो नदी के आसपास जो है, नदियों के आसपास, समुद्र के आसपास जो है ये लोग बसते थे ताकि ट्रेड इजीली हो सके, है ना। तो ट्रेड पर्पज के लिए, व्यापार पर्पज के लिए, व्यापार की दृष्टि से ही वो लोग नदियों के आसपास बसते थे। और भी बहुत सारे कारण था, सिंचाई करनी है तो खेती के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, तो इसलिए आसपास नदियों के आसपास ही बसते थे वो। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के लिए भी क्लैरिटी मिल गई हमें। अच्छा, अब जो है हम टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या है? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी एक साइट को हम लेके चलते हैं। मान लो चलो धोलावीरा को लेते हैं, ठीक है, या फिर मोहनजोदाड़ो को ले लो। मोहनजोदाड़ो कोई भी एक शहर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सीटाडेल और एक है लोअर टाउन। सीटाडेल को हम लोग अपर टाउन भी कहते हैं। अपर टाउन और लोअर टाउन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो हमारा अपर टाउन है ये हमेशा फोर्टिफाइड होता था, हमेशा फोर्टिफाइड होता था। 1-2 एक्सेप्शन है, वो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये फोर्टिफाइड होता था। अच्छा, ये जो लोअर टाउन है ये फोर्टिफाइड नहीं होता था, और ये निचले हिस्से में रहता था। ये क्या था? एक प्लेटफॉर्म पे होता था, थोड़ा अपरेज एक कोई प्लेटफॉर्म होता था, प्लेटफॉर्म पे ये हमारा था, यानी कि थोड़ा ऊंचे था, टीले पर था, ये थोड़ा टीले पे था, हाइट पे था ये लोअर टाउन। क्यों? क्योंकि ये नीचे इनकी बसाव थी और ये थोड़ा हाइट पे थे। अच्छा, सीटाडेल में सिर्फ एलिट क्लास के लोग रहते थे, रिच पीपल।
और यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे कि ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज वगैरह भी यहाँ पे रहते थे, समझ गए। ये बहुत ही छोटा था लेकिन हाइट पे था, और ये वेस्ट साइड में था और ये था हमारा ईस्ट साइड में। क्लियर है। ये है हमारा अपर टाउन, ये है लोअर टाउन। लोअर टाउन में क्या था, जैसे कि ये सेक्टर्स में डिवाइड थे, सेक्टर्स में डिवाइड थे। मान लो कि ये मैंने 4 सेक्टर्स बना दिए यहाँ पे, 4 सेक्टर्स। यहाँ पे हमें 2-3 1 फ्लोर 2 फ्लोर के भी बिल्डिंग देखने को मिलते थे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर के भी बिल्डिंग देखने को मिलते थे। हर एक घर जो है वो ड्रेन से कनेक्टेड था। हर एक घर किससे कनेक्टेड था? ड्रेन से कनेक्टेड था। जैसे कि यहाँ पे कोई घर है तो वो सीधे ड्रेन से कनेक्टेड होगा। उसके बाद घर का जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कोई विंडो नहीं होता था, उसमें सिर्फ वेंटिलेशन होता था। ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती थी, सीढ़ी नहीं, बनी हुई सीढ़ी हमें नहीं मिली है, हो सकता है कुछ लकड़ी का सीढ़ी का इस्तेमाल करते होंगे वो। प्लस वेंटिलेशन इसमें होता था, घर में पूरे वेंटिलेशन। हर एक रूम में जो है, मान लो 3 रूम है तो एक रूम 1, रूम 2, रूम 3, फिर हर एक घर में एक बाथरूम, टॉयलेट सब होते थे, इवन किचन भी होता था। और बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड होता था, और चारों तरफ ऐसे कमरे हुआ करते थे। जो घर का दरवाजा होता था वो मेन रोड पे नहीं खुलता था बल्कि पीछे खुलता था। घर का दरवाजा मेन रोड पे नहीं खुलता था, पीछे खुलता था। हो सकता है ट्रैफिक वगैरह की वजह से ऐसा करते हो। हर एक घर के आगे जो है यहाँ पे जो नालियाँ थी वो ढकी हुई होती थी और उनकी सफाई हमेशा होती थी, क्योंकि उसमें मैनहोल्स बने हुए थे। वहाँ पे जो है कोई भी उस ढक्कन को उठा के और उसके साथ सफाई उसमें कर सकता था। स्ट्रीट पे लाइट लगा हुआ था। स्ट्रीट पे क्या लगे हुए थे? लाइट्स लगे हुए थे। बहुत ही प्लान्ड वे में इनको बनाया गया था। हो सकता है, ऐसा लगता है कि सबसे पहले नालियाँ बनाई गई फिर घर बनाया गया। तो इस तरीके से बहुत ही प्लान्ड वे में इनकी प्लानिंग की गई। आज के मॉडर्न टाइम में जो देहरादून शहर है, या फिर सॉरी चंडीगढ़ जो शहर है, देहरादून नहीं चंडीगढ़, उनको इस मेथड पे ही एस्टेब्लिश किया गया है। उनकी जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो की गई है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही थोड़ा प्रेरित होकर किया गया है। तो अगर आप घर की बनावट भी देखोगे तो बहुत ही सुंदर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर की घर देखने को मिल रहे हैं। नीचे जो है कोई विंडो, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा है। घर में वॉशरूम देखने को मिलते हैं, हमें बेडरूम देखने को मिलता है, इवन टॉयलेट्स देखने को मिलते हैं, किसी किसी घर में हमें कुआं भी देखने को मिलता है। तो प्रॉपर यहाँ पे जो है टाउन प्लानिंग की गई है। तो ये है हमारा अपर टाउन और ये है हमारा लोअर टाउन। अच्छा, मैंने बोला लोअर टाउन फोर्टिफाइड नहीं होता, सिर्फ अपर टाउन फोर्टिफाइड होता है। लेकिन सुरकातोड़ा और कालीबंगन 2 ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे लोअर टाउन भी हमें फोर्टिफाइड देखने को मिलता है। वैसे ही चन्हुदारो में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो है फोर्टिफाइड ही नहीं है, अपर टाउन जो है वो फोर्टिफाइड ही नहीं है। और धोलावीरा में हमें एक और टाउन देखने को मिलता है जिसका नाम है मिडिल टाउन, यानी कि वहाँ पे लोअर टाउन भी है, अपर टाउन भी है और एक मिडिल टाउन भी है। तो ये तीनों देखने को मिलते हैं कहाँ पे? धोलावीरा में। टाउन प्लानिंग क्लियर है। अब थोड़ी इकोनॉमी, पॉलिटी और उनके रिलीजन और उनकी सोसाइटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। बहुत सारी खेती वो करते हैं, जैसे कि वीट, बार्ली, और सबसे दुनिया में सबसे पहले कॉटन की खेती इन्होंने ही शुरू की थी। इसीलिए इनको जो है सिंडन कॉटन कहते कहते कॉटन से ही सिंडन, सिंधु को सिंडन बोलने लगे कॉटन की वजह से। और सबसे पहले खेती यहाँ पे शुरू हुई और खेती करते थे ये तो सरप्लस भी होता था, सरप्लस को ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। फिर यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन होता था, जैसे कि आलमगीरपुर में, कालीबंगन में, मोहनजोदड़ो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है। ट्रेड भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे दूसरी कंट्री के साथ, जैसे कि ओमान, सुमेर, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, इन सारे कंट्री के साथ ट्रेड करते थे। और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करने पे हमें क्या पता चला कि उनके बहुत सारे सील्स हमारे यहाँ पाए गए और हमारे यहाँ के सील्स उनके यहाँ नहीं पाए गए। इससे मतलब क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बीओटी कहते हैं, ये पॉजिटिव था। बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव था, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे तो उनके यहाँ की करेंसी हमारे यहाँ ज्यादा आती थी, और इंपोर्ट कम करते थे इसलिए हमारे यहाँ की करेंसी वहाँ ज्यादा जाती नहीं थी। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। सिंपल सा ये बात है कि हम एक्सपोर्ट जब ज्यादा करते हैं तो बाहर की करेंसी हमारे यहाँ आती है। तो मेसोपोटामियन जो पीपल हैं वो हमारे यहाँ से सामान बहुत ज्यादा मंगाते थे। तो चूंकि हमारे यहाँ से सामान बहुत ज्यादा मंगाते थे इंडस पीपल के यहाँ से, तो बहुत सारी करेंसी उनकी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि करेंसी नहीं था, सील्स, करेंसी ऐसा बार्टर सिस्टम था। इकोनॉमी में यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे बार्टर सिस्टम था, कोई करेंसी नहीं थी। मैं सील्स की बात कर रहा हूँ। सील्स हमें बहुत सारा देखने को मिले हैं मेसोपोटामिया के। अच्छा, फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, बहुत सारे ऑर्नामेंट का यूज करते थे वो लोग, ज्वेलरी के शौकीन थे। बीड मेकिंग इंडस्ट्री हमें देखने को मिला है। चनुदारो में हमें बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिली है और कालीबंगन में हमें बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो ऑर्नामेंट्स के बहुत सारे शौकीन थे, इवन लिपस्टिक, सिंदूर, इन सब का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। काजल का इस्तेमाल करते थे, सजने धजने का बहुत शौकीन थे ये लोग। और अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने थे। कुछ कुछ जो सेमी प्रीसियस और प्रीसियस स्टोन होते हैं, जैसे कि लाजवर्द पत्थर एक होता है, लैपिस लैजुली जिसको कहते हैं, स्टेटाइट, बहुत सारे जो ऐसे पत्थर है उनसे भी ये लोग ज्वेलरी बना के पहनते थे और ऑर्नामेंट्स के शौकीन थे। और मेकअप का भी बहुत सारा यूज ये करते थे, जैसे कि लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, ये सब चीजों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, इसका भी नॉलेज था। गोल्ड और सिल्वर वो लोग इंपोर्ट करते थे, कॉपर भी वो लोग इंपोर्ट करते थे। खेतरी, कॉपर तो हमारे देश में ही था, खेतरी और झुंझुनू में, लेकिन टीन जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था, इनको अफगानिस्तान से लाना पड़ता था। और टीन और कॉपर मिला के इन दोनों ये लोग क्या बनाते थे?
ब्रॉन्ज बनाते थे, ब्रॉन्ज। टीन और कॉपर मिला के, आई थिंक टीन का SN होता है और कॉपर का CU, ये दोनों मिला के वो लोग क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक है, कॉपर से ये लोग टूल्स बनाते थे और ब्रॉन्ज से ये लोग स्कल्पचर बनाते थे। ब्रॉन्ज के स्कल्पचर की बात करूं तो एक टेक्निक है जिसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक। आपने एक डांसिंग गर्ल का फोटो देखा होगा, डांसिंग गर्ल जो कि एक त्रिभंग मुद्रा में जो है एक लड़की खड़ी रहती है, तो उसमें क्या है कि वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से वो सब स्कल्पचर्स बने हैं। कैसे बने हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मोम की मूर्ति बना दिया। ठीक है, मोम की मूर्ति बनाने के बाद उस पर जो है एक मिट्टी का लेप लगा दिया। मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसको आग में रख दिया। जैसे ही आग में रखा तो अंदर का जो मोम था वो पिघल गया। जैसे ही मोम पिघला तो उसके अंदर क्या किया, ये जो हमारा ब्रॉन्ज था उसको पिघला के मिट्टी के अंदर डाल दिया। कुछ दिन तक सूखने रखने के बाद वो क्या होता था, अंदर का जो ब्रॉन्ज था वो जम जाता था, जो लिक्विड था वो जम जाता था और वो एक मूर्ति का शेप ले लेता था। इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। ढोकरा आर्ट आपने सुना होगा, इसी टेक्निक पे वो भी यूज होता है, बनता है ढोकरा आर्ट, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है। यहाँ तक क्लियर है इकोनॉमी। अगर पॉलिटी की बात करें तो देखो, पॉलिटी के बारे में हमें ज्यादा, देखो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो हम बस अनुमान ही लगाते हैं, और अनुमान किस बेसिस पे लगाते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे लगाते हैं। पॉलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें क्लियर नहीं हो पाता कि भाई वहां पे किस तरह की राजव्यवस्था थी, वहां पे किस तरह का सिस्टम बना हुआ था। कुछ लोग कहते हैं वहां पे मोनार्की थी, कुछ लोग कहते हैं वहां पे ओलिगार्की थी, कुछ लोग कहते हैं वहां पे मर्चेंट्स रूल करते थे, कुछ लोग कहते हैं वहां पे प्रिस्ट किंग थे। तो अलग अलग हिस्टोरियंस के बीच में अलग अलग मतभेद है। फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि सोसाइटी हैड नो रूलर्स, एवरीबडी इंजॉय इक्वल स्टेटस। ये एक व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नो सिंगल रूलर बट सेवरल, कोई एक सिंगल रूलर नहीं था बल्कि बहुत सारे रूलर थे, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लास ऑफ मर्चेंट रूल्ड हड़प्पन, मर्चेंट क्लास जो है वो रूल करता था, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। तो हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं मिला है मोनार्की का, लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी तो थी। सेंट्रल अथॉरिटी क्यों थी? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनकी जो ब्रिक्स हैं जो कि 4:2:1 के साइज में हमें देखने को मिलते हैं, इनकी जो माप तौल की इकाई है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स की जो इकाई है, उन सब में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। टाउन प्लानिंग में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो इतनी सारी समरूपता देखने के बाद, सिमिलैरिटीज देखने के बाद एक चीज तो कह सकते हैं कि कोई ना कोई तो एक अथॉरिटी होगी जो ये सब मैनेज करती होगी। लेकिन हमारे पास क्योंकि लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, जब हम हो सकता है उसको डेसिफर कर ले तो एक पूरा इतिहास का एक खजाना खुल जाएगा हमारे सामने। लेकिन अभी तक चूंकि हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे एक अथॉरिटी तो थी, और एक हिस्टोरियन जो सब पे एक मत पे राजी हैं, वो ये मत है कि एक ओलिगार्की का सिस्टम बना होगा, एक मर्चेंट क्लास बना होगा। क्योंकि ये लोग लड़ने उड़ने वाले लोग नहीं थे, शांति प्रिय लोग थे, ट्रेड में ज्यादा विश्वास रखते थे, ट्रेड करने में ज्यादा इनको मन लगता था, इसलिए मर्चेंट लोग जो हैं एक ग्रुप बना के यहाँ पे रूल करते होंगे। ये हिस्टोरियंस का एक व्यू है। तो पॉलिटी को लेकर हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है। सोसाइटी की बात करें तो क्लास बेस्ड सोसाइटी है। कास्ट के बारे में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कास्ट तो वैदिक पीरियड में आता है। तो क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। क्लास बेस्ड सोसाइटी कैसे पता चलता है? तो उनके ऑर्नामेंट्स को देख के, जो उनके बरियल सिस्टम है उनको देखोगे आप, तो कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो उसके सामने जो है बहुत सारी मूल्यवान चीजें रखी गई हैं, कॉस्टली, और बहुत ही ऑर्नामेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। कोई व्यक्ति है जो मरा हुआ है, जो जिसका सावधान अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे कोई सामान नहीं है। इवन अगर हम फ्लोर देख रहे हैं कि 1 फ्लोर का बिल्डिंग है, 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो उससे भी पता चलता है कि वहाँ पे जो है क्लास बेस्ड सोसाइटी होगा। रिच एंड पुअर का जो है डिफरेंस वहां पे रहा होगा। कास्ट जैसा कोई चीज वहां पे नहीं था। एक और डिबेट है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी या मैट्रियार्कल सोसाइटी था। प्रिस्ट किंग को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ही बड़ी मात्रा में जब हमें मदर गॉडेस मिलती है तो हम कहते हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। इवन हिस्टोरियंस का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। वोमेन इंजॉयड बेटर पोजीशन, जो कि हम मैट्रियार्कल पहले ही बोल दिए। नो कास्ट सिस्टम, डिफरेंट सेक्शन, बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग वहाँ पे रहते थे, जैसे कि ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल आर लिविंग देयर। रिलीजन की बात करें तो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस जो हमें देखने को मिलता है। प्रोटोसिवा देखने को मिलता है, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है और उसके आसपास जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से एनिमल्स है, क्या उसमें एलिफेंट है, क्या उसमें डियर है, क्या इसमें बुल है, तो अलग अलग जो है आपको बताना है। वो प्रिमिटिव जो है हमारे शिव भगवान जो है उनका प्रिमिटिव फॉर्म बताया जाता है प्रोटोसिवा को। स्पेशल रिचुअल बाथ जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रेट बाथ जो है उसको हम लोग एज ए स्पिरिचुअल पर्पज, ग्रेट बाथ अगर आप देखोगे तो मान लो कि ऐसी बन गया ग्रेट बाथ का एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी, रूम्स भी थे यहाँ पे, रूम्स चेंज जोन्स करने के लिए कपड़े, और यहाँ पे सीढ़ी से उतर के जो है यहाँ पे पानी रहता था, तो इसको ग्रेट बाथ कहते हैं। तो ग्रेट बाथ का भी सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, हो सकता है रिलीजियस पर्पज के लिए इसका यूज किया जा रहा होगा। इवन हमें एमुलेट्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कुछ सैमनिक प्रैक्टिस यानी कि तांत्रिक वाली चीज़ें भी कुछ हुआ करती थी उन लोग के, क्योंकि बहुत सारे एमुलेट्स हमें मिले हैं, ताबीज मिले हैं, और लेकिन कोई टेम्पल नहीं मिला है हमें।
पशुपति शिवा मिला, मदर गॉडेस मिला, लेकिन कोई भी टेम्पल का एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्या है, डिक्लाइन कैसे हुआ और ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। जब डिक्लाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें भी, इसके लिए भी कंट्रोवर्सी है, इवन ओरिजिन के लिए भी कंट्रोवर्सी है। पहले डिक्लाइन के बारे में समझ लेते हैं। फॉरेन इन्वेजन का एक थ्योरी है जो कि स्टुअर्ट पिगट ने, गॉर्डन चाइल्ड ने और मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया है। फ्लड का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कि जॉन मार्शल ने दिया है, ई मैके ने दिया है। चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर जो कि एसटी लैम्ब्रिक ने दिया है। फिजियोकेमिकल एक्सप्लोजन, मलेरिया एपिडेमिक, ये भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं डिक्लाइन के पीछे। लेकिन सबसे एक्सेप्टेड जो है रीजन जो है वो है क्लाइमेट चेंज का और ड्राइंग अप ऑफ द सरस्वती रिवर। ये दोनों जो है वो सबसे एक्सेप्टेड जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपसे पूछा गया कि क्या ऐसे रीजन है जो कि जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद ये लिख देंगे कि द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यूज अमंग द हिस्टोरियंस इज क्लाइमेट चेंज एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर। देखो ये सारे टॉपिक्स जो है एक एक टॉपिक्स को एक एक क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग, 2-2 घंटे की क्लास में, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो ये समय की भी बात देता है और कोर्स का जो फॉर्मेट है उसकी भी बात देता है कि हमें 30-40 मिनट में एक टॉपिक को खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो है इस पे 1-2 घंटे का डिस्कशन हो सकता है ना। कि अगर मान लो कि फॉरेन इन्वेजन की जब बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, तो उसमें ये बात रखी जाती है कि आर्यों के आक्रमण को कैसे खारिज किया जाए। तो जो दूसरे हिस्टोरियंस है उन्होंने आर्यों के आक्रमण के जो पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मॉर्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने दिया है उसको खारिज किया है। तो खारिज किस पॉइंट पे किया है, क्या क्या बातें रखी हैं, ये सब हम ऑप्शनल में या फिर जीएस के हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। इसमें क्रैश कोर्स में इसकी जरूरत नहीं है और प्रीलिम्स के लिए तो खास करके जरूरत नहीं है। ओरिजिन की जब बात करते हैं तो ओरिजिन में भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि ये मेसोपोटामियन के लोग ही यहाँ पे आके जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बस गए और उन्होंने ही सभ्यता का शुरुआत किया। कुछ लोग कहते हैं द्रविडियंस हैं। तो ध्यान रखो, नियोलिथिक पीपल, मेसोलिथिक पीपल और जो पैलियोलिथिक पीपल थे, इनका ही एडवांस फॉर्म है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। यानी कि समय के आगे बढ़ते समय के आगे बढ़ने के कारण जो है इनके मस्तिष्क का भी विकास हुआ, इनके लाइफ स्टाइल का भी विकास हुआ, इनके इकोनॉमी का विकास हुआ, इनके पॉलिटिकल लाइफ का भी विकास हुआ, और इन सारे विकास के होने के कारण जो है हमें लास्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का फल दिखता है। तो हिस्टोरियंस का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इंडस पीपल थे वो एक ग्रुप ऑफ, वो अलग अलग रेस के थे। 4 रेस, एस्ट्रोलोइड्स हैं, या फिर हमारे अल्पाइन रीजन के हैं, या फिर मंगोलॉइड्स हैं, अलग अलग रीजन के हैं। यानी कि इंडस वैली पीपल में हमें 4 रेस के लोग देखने को मिलते हैं, और ये चारों रेस के जो लोग हैं वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में आ गए होंगे। तो ये जो रेस से हमें पता चला कि ये सब पुराने ही लोग थे जिनका एडवांस फॉर्म हमें देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और वो जो है समय के साथ ये लोग आगे बढ़े और एक एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में ये देखने को मिलता है। ये अनुसंधान और एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है ये इतनी बड़ी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। तो इसमें कोई भी फॉरेन पीपल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर देखो मेसोपोटामिया से कोई आएगा तो मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजों में मिलाव होना चाहिए, सिमिलरिटीज होनी चाहिए। लेकिन उनके वेट्स एंड मेजरमेंट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेट्स एंड मेजरमेंट्स को अगर आप देखोगे तो बहुत ही डिफरेंसेस हैं। इवन आप देखोगे उनके ब्रिक की बात करूं तो मैं यहाँ पे सनड्राइड ब्रिक का यूज नहीं हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो मेसोपोटामिया में यूज हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक का यूज हुआ है, तो इसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इवन अगर ट्रेड में भी देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। बहुत सारी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग जो है यहाँ पे नहीं आए थे, ये इंडिया के ही लोग थे, ये इंडस पीपल ही थे। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के ही लोग थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन में अपना योगदान दिया था, और वही लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बनकर आए थे। ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के ही लोग थे। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही कम समय में जो है लगभग हमने 30 मिनट में जो है 30 मिनट में ये क्लास को हमने खत्म कर दिया। 30 मिनट में एक टॉपिक को पढ़ना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे बड़े टॉपिक को, लेकिन हमने टाइम रहते इसको खत्म किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है चूंकि हमारा क्लास। आई होप, फिर भी कोई डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ वैदिक पीरियड के साथ आएंगे, जिसमें हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों पीरियड को पढ़ेंगे, उनके पॉलिटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ को टच करेंगे, और ये भी समझेंगे कि वैदिक पीपल जो थे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, तो वो कैसे की, क्या था, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही हो, आपको समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जो कि 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके लिए सिंपली आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पे कोर्स सेक्शन में बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के, उनमें से आप कोई भी कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक दैट इज वैदिक पीरियड। थैंक यू।